मेथड्स ऑफ वैल्यूएशन ऑफ शेयर यानी कि शेयर्स की वैल्यू को कैसे फाइंड आउट करेंगे, शेयर्स की वैल्यू यानी कि वैल्यू ऑफ शेयर्स को कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो इसमें मेथड्स दिए गए हैं, हम 3 मेथड्स का यूज़ करते हैं मेनली, नेट एसेट मेथड, यील्ड मेथड और एवरेज मेथड। जो यील्ड मेथड है हमारा वो 2 टाइप से है, एक तो डिविडेंड यील्ड मेथड और दूसरा है अर्निंग कैपेसिटी मेथड। तो फर्स्ट मेथड को पढ़ते हैं, नेट एसेट मेथड क्या होता है। दिस मेथड इज ऑल्सो कॉल्ड ब्रेकअप वैल्यू मेथड, इंट्रिंसिक वैल्यू मेथड, एसेट वैल्यूएशन या फिर एसेट बैकिंग मेथड। इन सब का मीनिंग सेम है, नेट एसेट, ब्रेकअप वैल्यू, इंट्रिंसिक वैल्यू, एसेट वैल्यूएशन या एसेट बैकिंग मेथड। इस मेथड के अंदर हम द वैल्यू पर शेयर इज डिटरमाइंड बाय वैल्यूइंग द एसेट्स ऑफ अ कंपनी। हम शेयर्स की वैल्यू को कैसे कैलकुलेट करेंगे, पहले हम कंपनी की एसेट्स को वैल्यूएट करेंगे, उसके बाद उसमें से लाइबिलिटीज़ और जो प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स हैं उनके क्लेम को डिडक्ट कर देंगे और देन जो हमारे पास अमाउंट आएगी उसको हम डिवाइड कर देंगे नंबर ऑफ इक्विटी शेयर से। यानी कि पहले हम कैलकुलेट करेंगे एसेट्स में से लाइबिलिटीज़ को माइनस कर दिया, प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स के क्लेम को माइनस कर दिया, जो अमाउंट आई हमारे पास नेट एसेट्स की उसके नंबर ऑफ इक्विटी शेयर से डिवाइड कर दिया। अब इसका फॉर्मूला है वैल्यू ऑफ शेयर का, नेट एसेट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स। तो नेट एसेट के थ्रू शेयर्स की वैल्यू को फाइंड आउट करने के 2 मेथड हैं। तो फर्स्ट मेथड पढ़ते हैं, एसेट्स एट मार्केट वैल्यू। एसेट्स को हम मार्केट वैल्यू पर लेंगे और उसके अंदर क्या इंक्लूड होगा, ऑल नॉन करंट एसेट्स, लैंड एंड बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी, फर्नीचर और अदर फिक्स्ड एसेट्स आ गई, गुडविल, पेटेंट, कॉपीराइट, ट्रेडमार्क, ये सब इंक्लूड कर दिया, ट्रेड, इन्वेस्टमेंट, लोन्स एंड एडवांसेस, इन सबको इंक्लूड करने के बाद करंट एसेट्स आएंगी, स्टॉक, डेटर, बिल्स रिसीवेबल, कैश इन हैंड, कैश एट बैंक, ये सब आ गया। तो इन सबको प्लस करने के बाद इनमें से हम आउटसाइड लाइबिलिटीज़ को माइनस करेंगे। पहले आएंगी नॉन करंट लाइबिलिटीज़ यानी कि डिबेंचर या लॉन्ग टर्म लोन्स अगर दिए हुए हैं ये माइनस करे जाएंगे। उसके बाद करंट लाइबिलिटीज़ जो हैं क्रेडिटर्स, बिल्स पेबल, इनकम टैक्स या फिर टैक्सेशन प्रोविज़न या फिर प्रोविज़न फॉर टैक्सेशन लिखा होगा, तो ये सब हम माइनस कर देंगे। ये सब माइनस करने के बाद एसेट्स में से लाइबिलिटीज़ को माइनस करने के बाद जो हमारे पास वैल्यू आएगी वो वैल्यू ऑफ नेट एसेट अवेलेबल फॉर इक्विटी ऑफ और प्रेफरेंस शेयर। ये जो हमारे पास अवेलेबल अमाउंट आएगी यहाँ पर वो इक्विटी और प्रेफरेंस दोनों के लिए है। अब अगर हमें इक्विटी शेयर्स होल्डर्स के लिए अवेलेबल अमाउंट निकालनी है तो उसमें से प्रेफरेंस शेयर कैपिटल को माइनस कर देंगे, ये वाली वैल्यू दोनों को इंक्लूड करके इक्विटी और प्रेफरेंस वालों को। उसके बाद हम प्रेफरेंस शेयर कैपिटल को माइनस कर देंगे, हमारे पास वैल्यू आ जाएगी नेट एसेट अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर्स। इक्विटी शेयर होल्डर्स के लिए जो हमारे पास नेट एसेट अवेलेबल है वो अमाउंट आ जाएगी। और जो सेकंड मेथड है इसमें हम कैसे करेंगे, नेट एसेट की वैल्यू को कैसे निकाल लेंगे, इक्विटी शेयर कैपिटल, रिजर्व एंड सरप्लस, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट एंड प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स, इन सबको प्लस करके इनमें से माइनस करेंगे ट्रेडिंग लॉस को, नेगेटिव सरप्लस दिया हुआ है अगर कोई प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस या फिर लॉस ऑन रिवैल्यूएशन, ये माइनस करके हमारे पास नेट एसेट वैल्यू आ जाएगी। तो इसकी हेल्प से हम वैल्यू पर शेयर निकाल सकते हैं, उसका फॉर्मूला पीछे बताया था। अब प्रिकॉशंस इन वैल्यूइंग एसेट्स, एसेट्स और लाइबिलिटीज़ को जब हम वैल्यूएट करते हैं तो क्या क्या प्रिकॉशंस को ध्यान में रखना है, क्या क्या प्रिकॉशंस लेने हैं, क्या क्या पॉइंट ध्यान में रखने हैं। तो फर्स्ट है मार्केट वैल्यू शुड बी टेकन, हम एसेट्स को उनकी मार्केट वैल्यू पर लेंगे। बुक वैल्यू शुड बी अराइव्ड एट आफ्टर चार्जिंग एडिकेट डेप्रिसिएशन, अगर बुक वैल्यू ले रहे हैं तो एडिकेट डेप्रिसिएशन को चार्ज करने के बाद intangible assets should be included whether they are appearing in balance sheet or not। intangible assets हम लेंगे चाहे वो बैलेंस शीट में अपीयर हो रही हो या फिर ना हो रही हो। fictitious assets को इग्नोर किया जाएगा। provision should be made for bad and doubtful debts, प्रोविजन भी बनाया जाएगा बैड और डाउटफुल डेट्स का सन्ड्री डेटर्स पर। अब लाइबिलिटीज़ को कैलकुलेट कैसे करेंगे, ऑल लाइबिलिटीज़ मस्ट बी टेकन वेदर अपीयरिंग इन बैलेंस शीट और नॉट, लाइबिलिटीज़ भी सारी ली जाएंगी चाहे वो बैलेंस शीट में शो कर रखी हो या नहीं कर रखी हो। उसके बाद आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस एंड एन अप्रोप्रिएट अमाउंट ऑफ कंटीजेंट लाइबिलिटी मस्ट बी टेकन इनटू अकाउंट। तो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस भी और कंटीजेंट लाइबिलिटीज़ भी हम लेंगे। एडिकेट प्रोविजन फॉर टैक्सेशन मस्ट बी मेड। क्लेम्स ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स मस्ट ऑल्सो डिडक्टेड, जो क्लेम्स होगा प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स का वो भी हम डिडक्ट करेंगे। जो हमने फॉर्मूले में पढ़ा है वही लिखना है सिर्फ एक्सप्लेन करके, बस ये चार्ट याद रख लो और एक ये वाला, इसके अकॉर्डिंग हम पूरा एक्सप्लेन कर सकते हैं। अब हमारे पास सेकंड मेथड है डिविडेंड यील्ड मेथड। हम डिविडेंड यील्ड मेथड को यूज़ क्यों करते हैं,
हमारे पास नेट एसेट मेथड भी है वैसे तो कैलकुलेट करने के लिए, बट नेट एसेट मेथड है जो उसके कुछ ड्रॉबैक हैं, उन्हीं की वजह से हम डिविडेंड यील्ड मेथड को यूज़ करते हैं। जो मेन ड्रॉबैक है नेट एसेट मेथड का वो ये है कि नेट एसेट मेथड के थ्रू जो भी हम वैल्यू ऑफ शेयर कैलकुलेट करते हैं वो कंपनी के लिक्विडेशन के टाइम पीरियड की होती हैं, बट इन्वेस्टर्स हैं जो कंपनी के शेयर्स को खरीदना चाहते हैं कि वो इंटरेस्ट किस में रखते हैं, कंपनी के रिटर्न में, कि उन्हें जो इन्वेस्ट किया है उस पर उन्हें रिटर्न कितना रिसीव होगा, प्राइस क्या है शेयर्स का जो वो पे कर रही हैं। तो इन सब में इन्वेस्टर्स का इंटरेस्ट होता है, बट जो नेट एसेट मेथड है वो लिक्विडेशन के टाइम की बताता है वैल्यू। तो इन्हीं सब वजह से डिविडेंड यील्ड मेथड को यूज़ किया गया। In this method, the value of share is calculated by comparing the expected rate of dividend with the normal rate of dividend. Normal rate of expected rate of dividend को normal rate of dividend से compare करके हम value निकाल लेंगे। फॉर्मूला होगा वैल्यू निकालने का एक्सपेक्टेड रेट ऑफ डिविडेंड डिवाइडेड बाय नॉर्मल रेट ऑफ डिविडेंड मल्टीप्लाई पेड अप वैल्यू ऑफ शेयर। तो इस फॉर्मूले में हमें कैलकुलेट क्या करना है, दो चीज़ें हैं, मेनली दो एलिमेंट्स हैं जो कैलकुलेट करने हैं, एक तो एक्सपेक्टेड रेट ऑफ डिविडेंड, दूसरा है नॉर्मल रेट ऑफ डिविडेंड। तो पहले हम कैलकुलेट करेंगे एक्सपेक्टेड रेट ऑफ डिविडेंड। प्रॉफिट ऑफ द कंपनी, पहले हम कंपनी के प्रॉफिट को लेंगे, उसमें से इनकम टैक्स को माइनस करेंगे, ट्रांसफ़र टू रिजर्व को माइनस करेंगे, ट्रांसफ़र किया है अगर कहीं फंड में तो वो माइनस कर दिया, प्रेफरेंस डिविडेंड को माइनस कर दिया, तो अमाउंट अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर्स आ जाएगी। उसके बाद ये हमारे पास आ गई अमाउंट अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर्स। तो एक्सपेक्टेड रेट ऑफ डिविडेंड का फॉर्मूला क्या है, अमाउंट फॉर इक्विटी शेयर होल्डर डिवाइडेड बाय पेड अप वैल्यू ऑफ इक्विटी कैपिटल मल्टीप्लाई बाय 100। तो यहाँ से इस फॉर्मूले के थ्रू एक्सपेक्टेड रेट ऑफ डिविडेंड आ जाएगी। अगर आपको इसी मेथड को और ज़्यादा एक्सप्लेन करना है तो जो हमने यहाँ पर ये यूज़ किए हैं, यहाँ पर इनको एक एक लाइंस में एक्सप्लेन किया, आप हेडिंग बनाकर इनको अलग से भी एक्सप्लेन कर सकते हो, तो आपका क्वेश्चन और ज़्यादा बड़ा हो जाएगा। नेक्स्ट है नॉर्मल रेट ऑफ डिविडेंड। अब उसको कैसे कैलकुलेट करेंगे, इट इज़ द इनकम द सेम टाइप ऑफ इंडस्ट्री या बिजनेस इन इज़ अर्निंग। ये वो इनकम होती है जो सेम टाइप की इंडस्ट्रीज होती है, बिजनेस होता है, अर्न कर रहा होता है नॉर्मली, तो इसलिए इसको नॉर्मल रेट ऑफ डिविडेंड बोला है। ये आपको कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि क्वेश्चन में ये पहले से ही दी जाएगी, नॉर्मल रेट ऑफ डिविडेंड है जो। अब हमने पीछे क्या किया है, इक्विटी शेयर होल्डर्स के लिए निकाल ली है अमाउंट अवेलेबल। अगर प्रेफरेंस वालों के लिए पूछा जाए तो अमाउंट अवेलेबल प्रेफरेंस शेयर डिवाइडेड बाय पेड अप प्रेफरेंस शेयर कैपिटल मल्टीप्लाई 100। जैसे हमने इक्विटी की निकाल लिया वैसे ही प्रेफरेंस की निकाल देंगे। तो इसमें क्या करेंगे, हम प्रेफरेंस माइनस किया था उस टाइम पे, अब हम माइनस नहीं करेंगे। तो इसका यूज़ करके एक्सपेक्टेड रेट ऑफ डिविडेंड डिवाइडेड बाय नॉर्मल रेट ऑफ डिविडेंड मल्टीप्लाई पेड अप वैल्यू ऑफ शेयर, ये वही फॉर्मूला है जो पीछे एक्सप्लेन किया गया है। तो इसके अकॉर्डिंग हम निकाल लेंगे वैल्यू पर शेयर को। अब थर्ड मेथड आता है हमारे पास, अर्निंग कैपेसिटी मेथड या फिर कैपिटलाइजेशन मेथड। अब इस मेथड को यूज़ करने के रीज़न क्या है, जो हमने डिविडेंड यील्ड मेथड यूज़ किया उसके भी कुछ ड्रॉबैक हैं। The main drawback of yield method is that it value the shares on the actual dividend declared by the company। वो क्या शो करता है, जो कंपनी ने एक्चुअल डिविडेंड डिक्लेयर किया है वो शो करता है, बट इग्नोर द अर्निंग कैपेसिटी ऑफ द बिजनेस। बट वो अर्निंग कैपेसिटी को बिजनेस की इग्नोर करता है। और जो हमारा अर्निंग कैपेसिटी मेथड है कि कंपनी कितना अर्न करेगी, वो गोइंग कंसर्न कंसेप्ट के ऊपर डिपेंड करता है कि हमारी कंपनी है जो अपना बिजनेस कंटिन्यू रखेगी, गोइंग कंसर्न के ऊपर डिपेंड है। तो यील्ड मेथड के इसी डिविडेंड यील्ड मेथड के इसी ड्रॉबैक की वजह से हम अर्निंग कैपेसिटी मेथड को यूज़ करते हैं। और यहाँ पर मेन बात क्या है कि वहाँ पर इन्वेस्टर्स हैं जो डिविडेंड के ऊपर इंटरेस्टेड थे कि डिविडेंड कितना रिसीव होगा उन्हें, जितना वो इन्वेस्ट करेंगे उस पर। जो लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करना चाहते हैं इन्वेस्टर्स, यूज टू परचेज द शेयर टू होल्ड कंट्रोल ऑन कंपनी फॉर लॉन्ग टाइम। लॉन्ग टाइम के लिए वो शेयर्स को परचेज करना चाहते हैं। एंड हैव इंटरेस्ट टू नो द अर्निंग कैपेसिटी ऑफ द कंपनी। तो वो यही जानना चाहते हैं कि कंपनी की अर्निंग कैपेसिटी कितनी है, कंपनी कितने टाइम तक चलेगी, कंपनी गोइंग कंसर्न कंसेप्ट को फॉलो कर रही है या नहीं कर रही है। तो इसके अकॉर्डिंग वैल्यू ऑफ शेयर निकालने का फॉर्मूला है रेट ऑफ अर्निंग डिवाइडेड बाय नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न मल्टीप्लाई पेड अप वैल्यू ऑफ शेयर्स। तो यहाँ पर भी हम मेनली दो एलिमेंट्स हैं उनको कैलकुलेट करेंगे। एक तो रेट ऑफ अर्निंग आ गया और दूसरा है नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, ये क्वेश्चन में दिया ही होगा। तो फर्स्ट हम कैलकुलेट करेंगे रेट ऑफ अर्निंग। ये होती है हमारी एस्टिमेटेड फ्यूचर अर्निंग या फिर फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट, यानी कि जो हमने एवरेज प्रॉफिट कैलकुलेट किया है वही है। तो रेट ऑफ अर्निंग को निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, एस्टिमेटेड फ्यूचर अर्निंग डिवाइडेड बाय कैपिटल एम्प्लॉयड मल्टीप्लाई 100।
तो ये फॉर्मूला है रेट ऑफ अर्निंग को कैलकुलेट करने का। जब हम एस्टिमेटेड फ्यूचर अर्निंग को कैपिटल एम्प्लॉयड से डिवाइड करके 100 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास रेट ऑफ अर्निंग आ जाती है। अब यहाँ पर आया एस्टिमेटेड फ्यूचर अर्निंग और कैपिटल एम्प्लॉयड, इन दोनों को कैलकुलेट करना बहुत ईजी है। जो पहले से हम एक्सप्लेन करते आए हैं वही है। एस्टिमेटेड फ्यूचर अर्निंग यानी कि हम एवरेज प्रॉफिट या फिर एवरेज मेंटेनेबल प्रॉफिट को कैलकुलेट करेंगे। जो एवरेज प्रॉफिट है कंपनी का वो निकाल के, अगर क्वेश्चन में गिवन है वही यूज़ करेंगे, अगर गिवन नहीं है, अगर क्वेश्चन में एवरेज प्रॉफिट कंपनी का गिवन नहीं है तो पहले उसको कैलकुलेट करेंगे। अब उसके अंदर ऐड करना पड़ेगा अब नॉर्मल लॉस को और माइनस करना पड़ेगा अब नॉर्मल गेन को, जो पहले करते आए हैं। उसके बाद हम जो हमारे पास अमाउंट आएगी वो हमारे पास प्रॉफिट अर्न होगा बिफोर टैक्स, प्रॉफिट अर्न बिफोर टैक्स की अमाउंट आएगी और ये सब एडजस्टमेंट करने से पहले की अमाउंट आएगी। अब हम आफ्टर टैक्स की अमाउंट निकालेंगे प्रॉफिट अर्न, तो उसमें से इनकम टैक्स प्रोविज़न को लेस करेंगे, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स को लेस करेंगे, अगर हमने ट्रांसफ़र किया है कोई जनरल रिजर्व में तो वो भी लेस करके, और उसके बाद प्रेफरेंस डिविडेंड को लेस किया जाएगा। तो प्रॉफिट अर्न आ जाएगा आफ्टर टैक्स, जो हमें इस क्वेश्चन में यूज़ करना है। फिर इसमें सेकंड हमने कैपिटल एम्प्लॉयड लिया था, कैपिटल एम्प्लॉयड के साथ डिवाइड किया था, तो उसको कैलकुलेट कैसे करना है, ये भी सेम पिछले वाला ही तरीका है। ऑल एसेट्स एट मार्केट प्राइस माइनस करंट लाइबिलिटीज़, जितनी भी एसेट्स मार्केट प्राइस पर ली हैं उनमें से करंट लाइबिलिटीज़ को माइनस कर देंगे, कैपिटल एम्प्लॉयड की वैल्यू आ जाएगी और फिर इस वैल्यू को इस फॉर्मूले में पुट कर देंगे। पहले इसमें पुट करेंगे एस्टिमेटेड फ्यूचर अर्निंग और कैपिटल एम्प्लॉयड से डिवाइड करके, फिर इसमें पुट करेंगे, उसके बाद हमारी वैल्यू ऑफ शेयर आ जाएगी। अब फोर्थ मेथड है एवरेज मेथड। एवरेज मेथड क्या है, इस मेथड को भी हम दो नाम से और जानते हैं, तीन नाम हो गए इसके यहाँ पे फिर, एवरेज मेथड, मीन मेथड और फेयर वैल्यू मेथड। इसको फेयर वैल्यू मेथड क्यों बोला गया है, क्योंकि ये फेयर वैल्यू प्रोवाइड करता है शेयर्स की। जो भी हमने पीछे मेथड पढ़े हैं, 3 मेथड पढ़े हैं अभी तक, उन तीनों मेथड्स में जो भी मेथड है वो ट्रू और फेयर वैल्यू शेयर्स की प्रोवाइड नहीं करते, बिकॉज हम हर एक मेथड का यूज़ करके जब भी हम कोई वैल्यू निकालते हैं शेयर्स की वो डिफरेंट होती है, सेम नहीं होती। तो इस बेस पर हम क्या करेंगे, डिफरेंट वैल्यू है तो कौन सी वैल्यू को ले, तो इसके लिए एवरेज मेथड का यूज़ किया जाने लगा। इट इज़ द अप्रोप्रिएट दैट द वैल्यूएशन में बी डन बाय एनी टू मेथड। यहाँ पर क्या होगा, हम दो मेथड का, पिछले वाले किन्हीं भी दो मेथड का यूज़ करेंगे, उनके थ्रू वैल्यू ऑफ शेयर को कैलकुलेट करेंगे, फिर दोनों मेथड से हमारी जो भी अमाउंट आई है उसको डिवाइड करेंगे 2 से, यानी कि उनका एवरेज ले लेंगे, तो एवरेज को ऑब्टेन किया जाएगा। यहाँ पर द एवरेज वैल्यू में बी लॉजिकली कंसाइडर्ड एज द फेयर वैल्यू ऑफ शेयर, जो हमने एवरेज वैल्यू ली है वो शेयर्स की फेयर वैल्यू मानी जाएगी। तो फेयर वैल्यू कैसे कैलकुलेट होगी, अगर इंट्रिंसिक वैल्यू और अर्निंग कैपेसिटी मेथड का यूज़ किया है तो इंट्रिंसिक वैल्यू मेथड से जो अमाउंट आई शेयर की वो, प्लस अर्निंग कैपेसिटी मेथड से शेयर की जो वैल्यू आई वो, उसको प्लस करके दोनों को डिवाइड कर देंगे 2 से, तो यहाँ पर फेयर वैल्यू आ जाएगी एवरेज मेथड के थ्रू। तो जो भी हमने वैल्यूएशन ऑफ शेयर के मेथड पढ़े हैं उनमें कुछ ना कुछ ड्रॉबैक था, जैसे फर्स्ट पढ़ा नेट एसेट मेथड, उसका भी कुछ ड्रॉबैक था, और यहाँ पे ध्यान रखना इसके 5 नाम हैं, तो 5 के 5 याद होने जरूरी हैं, क्योंकि अगर क्वेश्चन में इंट्रिंसिक वैल्यू बोल दिया और हमें नेट एसेट का पता है बट इंट्रिंसिक का नहीं पता, या फिर एसेट बैकिंग मेथड बोल दिया, तो इसके 5 नाम है, नेट एसेट, ब्रेकअप वैल्यू, इंट्रिंसिक वैल्यू, एसेट वैल्यूएशन, एसेट बैकिंग, और भी नाम है वैसे इसके। तो नेट एसेट मेथड की कुछ ड्रॉबैक थी कि लिक्विडेशन के टाइम पीरियड का शो करता था जो अमाउंट होती थी शेयर्स की, तो इस वजह से हमने डिविडेंड यील्ड मेथड को यूज़ किया। और अगर हमने डिविडेंड यील्ड मेथड को यूज़ किया तो फिर उसके बाद इसकी भी कुछ ड्रॉबैक आई कि ये गोइंग कंसर्न कंसेप्ट को फॉलो नहीं करता, प्रेजेंट उसके शेयर जो इन्वेस्टर्स होते हैं वो डिविडेंड में इंटरेस्टेड होते हैं, ओनली डिविडेंड को ही शो करता है, ये अर्निंग कैपेसिटी को नहीं शो करता, तो अर्निंग कैपेसिटी मेथड आ गया। उसके बाद की अर्निंग कैपेसिटी को भी ध्यान में रखो, गोइंग कंसर्न कंसेप्ट को ध्यान में रखो। अब इन तीनों से जो भी हमने अमाउंट कैलकुलेट की, वैल्यू ऑफ शेयर कैलकुलेट की, वो फेयर वैल्यू नहीं थी, तो उसके बाद फेयर वैल्यू मेथड आ गया कि नहीं, 2 मेथड से कैलकुलेट करो, डिवाइड करो, उनको प्लस करके किसी 2 मेथड से वैल्यू ऑफ शेयर को निकाल के प्लस करके डिवाइड कर दो 2 से। अब अगर आपको इनमें से, ये तो हो गए सारे मेथड एक्सप्लेन करने का तरीका, अगर इनमें से कोई एक मेथड के बारे में पूछा जाए, 10 या 15 मार्क्स का क्वेश्चन हो या 20 मार्क्स का भी क्वेश्चन हो अगर, तो उसको कैसे करोगे। अगर नेट एसेट मेथड के बारे में ही बोला गया है तो पहले नेट एसेट मेथड का मीनिंग बताओगे, थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दोगे,
उसके बाद फॉर्मूला लिखोगे, ये रहा फॉर्मूला। फॉर्मूले के अकॉर्डिंग स्टेप बाय स्टेप एक्सप्लेन करोगे चीज़ों को। इसके अंदर हम 2 मेथड्स यूज़ करते हैं, फर्स्ट मेथड और उसके बाद एक अल्टरनेट मेथड होता है जिसे हम सेकंड मेथड बोल देते हैं। तो पहले हम फर्स्ट मेथड को एक पेज पे एक्सप्लेन कर देंगे। अब हमने ये चीज़ लिख दी, इसके बाद इसके अंदर जो भी चीज़ें इंक्लूड की हैं सबको अलग से एक्सप्लेन कर दो। और ऐसे ही जो इसका सेकंड मेथड है उसको भी। अब इनको एसेट्स को और लाइबिलिटीज़ को वैल्यूएट करने में प्रिकॉशंस क्या क्या लिए गए हैं वो लिख दो। तो इसके बाद ये पूरा कंप्लीट हो जाएगा। ये आपके कई पेज कवर कर लेगा, जो कि 15 मार्क्स के क्वेश्चन के अकॉर्डिंग काफ़ी हैं। अब ऐसे ही डिविडेंड यील्ड मेथड है, पहले इसका मीनिंग लिख देंगे डिविडेंड यील्ड मेथड का। इसको यूज़ करने का रीज़न क्या है, क्या रीज़न है वही हमने पढ़ा है कि ड्रॉबैक था नेट एसेट मेथड का, इसलिए ये यूज़ किया गया। ये मेन फोकस किस चीज़ पर करता है, अलग अलग पॉइंट्स बनाकर। उसके बाद वही फॉर्मूले को एक्सप्लेन किया। अब फॉर्मूले में भी 2 चीज़ें ली हैं, तो 2 एलिमेंट्स यूज़ किए गए हैं, उन 2 एलिमेंट्स को एक्सप्लेन कर दोगे। उनको कैलकुलेट करने का तरीका, अब जो कैलकुलेट करने का तरीके में हमने ये डायग्राम बना देंगे, इसको बॉक्स में बंद करके बना देंगे और अलग से हर एक चीज़ को एक्सप्लेन कर देंगे लिख के। उसके बाद ऐसे ही अर्निंग कैपेसिटी मेथड का मीनिंग, रीज़न यूज़ करने के, और ये किस कंसेप्ट को फॉलो करता है, ये हेल्पफुल है या नहीं है, इसके एडवांटेज डिसएडवांटेज सब कुछ एक्सप्लेन करके फॉर्मूला लिख के ऐसे ही इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं।